वेलकम फ्रेंड्स। आज है 9 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है, सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में जिस न्यूज़ को कवर दैनिक जागरण नहीं करता है उस न्यूज़ को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। साथ में आज से हम एक नया इनिशिएटिव शुरू करेंगे कि अब से जो है हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं डेली, ठीक है, डेली लास्ट में 5 मिनट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का दर्रा और वर्ल्ड ज्योग्राफी का डेजर्ट, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम हिस्ट्री भी लाएंगे, पॉलिटी भी लाएंगे, ज्योग्राफी भी लाएंगे, इकोनॉमी भी लाएंगे, साइंस भी लाएंगे, सारे पॉइंट को लाएंगे। लास्ट में कोशिश करेंगे धीरे धीरे, अगर आप लोग बढ़िया रिस्पांस दीजिएगा तो लास्ट में हम 10 मिनट तक कर देंगे, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हमें भी एक्स्ट्रा वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी में सारा कुछ कवर हम करा देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उससे पहले कि जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सरकार ने एयर इंडिया को कहा टाटा। इसका मतलब है कि सरकार ने जो है एयर इंडिया को बेच दिया है। तो किस कंपनी ने एयर इंडिया को ख़रीदा है? तो टाटा ग्रुप ने ख़रीदा है। कितने में ख़रीदा है? तो 18,000 करोड़ रुपये में ख़रीदा है। 68 साल बाद हुई घर वापसी। इसका मतलब है कि जो पहले आपके एयर इंडिया है किसका था? टाटा ग्रुप का ही था। तो जो आपके एयर इंडिया है इसकी स्थापना कब होती है? एक सीक्वेंस समझ लीजिए। तो इसकी स्थापना 1932 में होती है और उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था टाटा एयरलाइंस, ठीक है। उसके बाद इसका नाम जो 1946 में हो जाता है एयर इंडिया। 1946 में इसका नाम हो जाता है एयर इंडिया, ठीक है। और 1953 में जो है सरकार एयर इंडिया को राष्ट्रीयकरण कर लेती है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कर लेती है मतलब कि जो एयर इंडिया है सरकारी कंपनी बन जाती है 1953 में। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1990 के बाद भारत अपनी अर्थव्यवस्था खोलता है। उसके बाद बहुत सी विमानन कंपनियां आपके भारत में आ जाती है और अपनी सेवाएं देने लगती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके एयर इंडिया है उसको घाटा होने लगता है। जो एयर इंडिया पहले क्या था कि 1990 के पहले सिर्फ एयर इंडिया ही था, उसका मोनोपोली था, ठीक है। लेकिन 1990 के बाद भारत अपना अर्थव्यवस्था खोलता है तो बहुत से जो आपके एयर कंपनियाँ हैं, विमानन कंपनियाँ हैं जो अपनी सेवाएँ भारत में देती है, उसके कारण क्या होता है कि भारत में जो एयर इंडिया कंपनी है उसे घाटा होने लगता है। तो 1994-95 से जो है भारत जो एयर इंडिया है उसे लगातार घाटा होने लगता है, ठीक है। तो सरकार सबसे पहली बार जो है इसे चाहती है 2001 में चाहती है कि एयर इंडिया को बेच दिया जाए। तो उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी सरकार है, तो उन्होंने 2001 में जो है एयर इंडिया को बेचना भी चाहा, लेकिन ट्रेड यूनियन के विरोध के कारण जो है एयर इंडिया को जो अटल बिहारी की सरकार थी बेच नहीं सकी, ठीक है। उसके बाद जो है 2017 में दोबारा जो है एयर इंडिया को बेचने का प्रयास किया जाता है और इसकी एक प्रक्रिया बनाई जाती है कि किस प्रकार से एयर इंडिया को बेचा जाएगा, ठीक है। तो उसी क्रम में जो है 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है, सरकार बोलती है कि जिनको भी एयर इंडिया ख़रीदना है वो आके बोलियाँ लगाइए, ठीक है, वो आके बोली लगाइए। तो इसी क्रम में जो आपके 7 कंपनियां बोलियाँ लगाने के लिए जाती है सरकार के पास में, मतलब अपना एप्लीकेशन जमा करती है। लेकिन 7 में से जो 5 कंपनी है जो सरकार का क्राइटेरिया था कि इस पॉइंट पर, तो 5 जो कंपनी थी उस जो आपके सरकार का क्राइटेरिया था उस पर खड़ा नहीं उतर पाती है। तो ये 5 जो कंपनी डिस्क्वालीफाई हो जाती है और उसमें बचती है 2 कंपनी। एक कंपनी का नाम है टाटा ग्रुप का जो कंपनी है टेलेस प्राइवेट, और दूसरा कंपनी आपके स्पाइस जेट, ठीक है। तो जो आपकी टाटा ग्रुप है ये कितना का बोली लगाता है? तो टाटा ग्रुप आपके 18,000 करोड़ रुपए का बोली लगाता है, जबकि जो स्पाइस जेट है ये कितना का बोली लगाता है? आपको नोट कर लेना कि जो स्पाइस जेट है ये 15,100 करोड़ रुपए का बोली लगाता है। तो इसमें अधिकतम बोली किसका है? टाटा ग्रुप की जो कंपनी है टेलेस प्राइवेट उसका है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके एयर इंडिया है ये किसका हो जाएगा? जो टाटा ग्रुप की कंपनी है टेलेस प्राइवेट उसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो है जो एयर इंडिया है किसका हो गई? टाटा की हो गई, ठीक है, टाटा की हो गई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको याद रखना है कि जो टाटा है 18,000 करोड़ रुपया देगी। इसमें से आपको याद रखना है कि 18,000 करोड़ में से जो है 15,300 करोड़ रुपया किस हो जाएगा? तो 15,300 जो करोड़ रुपया है एक कर्ज के रूप में जाएगा। सरकार को कितना जाएगा? तो सरकार को जो है 2700 करोड़ रुपया जाएगा, ठीक है, सरकार को 2700 करोड़ रुपया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको आगे याद रखना है कि सरकार जो है एयर इंडिया में अपनी 100% हिस्सेदारी बेच दी है। एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेच दी है। लेकिन जो और भी एयर इंडिया के 2 सब्सिडी कंपनी थी, एक था एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और एक था एयर इंडिया
एयर इंडिया सेटर्स एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट, तो उसकी भी आपकी हिस्सेदारी बेच दी है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है जो दो छोटी कंपनियां हैं इसकी पूरी हिस्सेदारी सरकार के द्वारा नहीं बेचा गया है, जबकि पूरी हिस्सेदारी 100% किसका बेचा गया है, एयर इंडिया का बेचा गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो सरकार है अचल संपत्ति सरकार के पास रहेगी, जो आपके भवन है, बिल्डिंग है, ज़मीन है, वो सरकार ही के पास रहेगी। सरकार क्या बेची है, सरकार एयर इंडिया का सिर्फ परिचालन बेची, नोट कर लीजिएगा, सरकार जो है एयर इंडिया का सिर्फ परिचालन बेची है, जबकि ज़मीन, भवन और अन्य जो अचल संपत्ति है वो सरकार के पास ही रहेगी। और जो अन्य अचल संपत्ति सरकार के पास है इसका कितना मूल्य लगाया गया है, तो इसका मूल्य लगाया गया है 14,178 करोड़, 14,178 करोड़ रुपये इसका मूल्य आका गया है। साथ में आपको याद रखना है कि एक सरकारी कंपनी है एयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है, एयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड। तो जो एयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड है उसको आपके जो ज़मीन है एयर इंडिया के पास उससे सरकार क्या करेगी, हस्तांतरित कर देगी। और जो आपके एयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है, आप लिख देते हैं एयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड कंपनी, तो सरकार जो है इसे जो भी आपके ज़मीन और आपके भवन हस्तांतरित करेगी, धीरे धीरे आपके जो है एयर इंडिया होल्डिंग कंपनी है उसे बेचेगी, ठीक है, उसे बेचेगी। और इस बात को आपको आगे ध्यान रखना है कि जो एयर इंडिया है उस पर कितना कर्ज था टोटल, तो एयर इंडिया पर टोटल कर्ज था आपको 61,562 करोड़ रुपये आपके कर्ज था, ठीक है। इसमें से तो जो आपके टाटा ग्रुप है वो कितना उसको दे रहा, 15,300 करोड़ रुपये आपके चुका रहा। फिर भी आपके 46,000, यहाँ पर अगला पेज में लिखते हैं कि 46,262 करोड़ रुपया जो है अभी भी एयर इंडिया पर देनदारी बाकी है, कर्ज के रूप में बाकी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके एयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है जिसको सरकार ज़मीन दे रही है, तो जो एयर इंडिया होल्डिंग जो कंपनी है उस ज़मीन को बेचेगी और जो ये कर्जा है उसे चुकाएगी धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे उसे चुका देगी, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि सरकार इसमें आगे और क्या बोलती है, सरकार आगे बोलती है कि जो साल के अंत तक जो है, जैसे कि सरकार को बोलना है कि सरकार जो है अंत तक जो है दिसंबर के आसपास जो है सरकार जो है एयर इंडिया को दे देगी टाटा ग्रुप को, पूरी तरीके से जो एक तरीके से हस्तांतरण हो जाएगा, दिसंबर के आसपास तक दे दिया जाएगा। साथ में सरकार आगे इसमें लिखा होगा और भी बोलती है कि किसी भी कर्मचारी को जो है 1 साल तक जो एयर इंडिया जो अब टाटा ग्रुप है हटा नहीं सकता है, ठीक है, 1 साल तक हटा नहीं सकता है। साथ में जो लोगो है एयर इंडिया का, उस लोगों को भी जो आपके टाटा ग्रुप है उसे हटा नहीं सकती है, ठीक, उस लोगों को हटा नहीं सकती। इस बात को आपको आगे ध्यान रखना है। और देखिए आप कुछ लिखा होगा, कुछ पॉइंट लिखा है कितने साल के लिए हटा सकती है। यहाँ पर लिखा गया है कि 5 साल तक किसी लोगों को 5 साल तक किसी भी अन्य कंपनी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, मतलब 5 साल तक जो लोगो है एयर इंडिया का उसे टाटा ग्रुप हटा नहीं सकती है। साथ में आपको याद रखना है कि जब अभी देखिए सरकार को एयर इंडिया बेचना क्यों पड़ गया, क्योंकि सरकार को अगर एक दिन एयर इंडिया उड़ता था तो सरकार को 20 करोड़ रुपये का घाटा होता था, कितने, 20 करोड़ रुपये का। तो सरकार कम से कम इस घाटे से तो बच जाएगी ना, 20 करोड़ रुपया फालतू का जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है वो जा रहा था फालतू का, ठीक है। तो सरकार इसे बेचने का डिसीजन लिया, तो सही डिसीजन है, गलत डिसीजन तो खैर है नहीं, क्योंकि ये कंपनी जहाँ तक सरकार को लॉस ही कर रही थी, हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उसका खपत ही कर रही थी। जो टाटा ग्रुप है इसके पास और कौन कौन सी कंपनी है, तो आपको याद रखना है कि सिंगापुर एयरलाइंस के साथ में मिलकर जो ये काम करती है टाटा ग्रुप्स के और भी जो एयरलाइंस कंपनियाँ जैसे कि विस्तारा, एयर एशिया, एयर इंडिया, आपको याद रखना है इन सभी में मिलकर जो है आपकी टाटा ग्रुप काम कर रही है। अब तो टाटा ग्रुप के पास हो गया, एयर इंडिया भी हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना जो टाटा ग्रुप है इसके पास अब टोटल कितना % मार्केट का हो गया, इसके पास करीब 100 में से आपके 26% मार्केट किसके पास आ गया है, एयर इंडिया के पास में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने खदेड़े चीनी सैनिक। इसमें क्या मामला क्या था कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसका तवांग वाला एरिया था, ठीक है, तवांग वाला एरिया में 200 आपके जो चाइनीज सैनिक हैं अंदर घुस जाते हैं, तो भारतीय सेना जो है उनको वापस भेज देती है, मतलब बोलती है कि आप वापस चले जाइए, मेरा क्षेत्र है, तो वापस चुपचाप चले जाते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि चाइना जो है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ये काम नहीं करता है, ये काम आपके करता है उत्तराखंड में भी करता है, हिमाचल प्रदेश में भी करता है और लद्दाख में भी करता है। तो जो चाइना का एक तरीके से पॉलिसी बन गया है कि आपके क्षेत्र में आना और एक तरीके से आपको मानसिक तौर पर आप पर जो है दबाव बनाना, ठीक है। चाइना का ये पॉलिसी है कि मानसिक तौर पर जो है आप पर दबाव बनाया जाए, ठीक है। बाकी जो इसमें लिखा गया कि शायद कुछ सैनिक को भारतीय सेना के द्वारा पकड़ लिया गया था, तो इसमें जो भारत सरकार का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, तो इसे हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर होगा तो होगा, जब तक भारत सरकार कुछ हमें नहीं बोलती है तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे।
पेपर वाले तो कुछ भी लिख देंगे, सूत्र के माध्यम से ही खबर आया, तो हर बार थोड़ा सत्य होता है कि नहीं होता है, सत्य नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है कि कश्मीर से सहमे 1400 हिंदू जम्मू पहुँचे। तो कल आपको हम बता चुके थे कि जिस प्रकार से जो घाटी में जो हिंदू हैं उन पर हमला बढ़ गया है, तो जो 1990 में जो कश्मीरी पंडित भाई थे, जिस प्रकार से उनको घाटी छोड़कर भागना पड़ा था, उसी प्रकार से अब जो हिंदू आपके घाटी में हो सकता है उनको भी छोड़ के भागना पड़ जाए। तो एक तरीके से किसी को भी अपना घर द्वार छोड़ के भागना एक तरीके से विपत्ति के से कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो अपना जहाँ पर उनका अपना घर था, अपना बिजनेस था, उसे छोड़ छाड़ के अब जाके बेचारे कैंप में रहेंगे तो उनसे उनकी दयनीय स्थिति खराब हो जाती है। तो सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो मामला चल रहा है कि जो आपके इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है घाटी में, तो सरकार को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा कि उन सभी लोगों को सुरक्षित महसूस हो, जो हमारे हिंदू भाई हैं जो आज घाटी छोड़ के भाग के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान में नमाज पढ़ते शिया मुसलमानों पर हमला, 80 की मौत हो गई है। ये मामला क्या है कि अफ़गानिस्तान में जो है शिया समुदाय कितने परसेंट हैं अफ़गानिस्तान में, तो बोला जाता है कि 7 से 20% के आसपास में, लगभग 20% मानिए, ठीक है, 20% लोग के शिया हैं। जो शिया हैं आपके अफ़गानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं और इन पर जो है बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो कल क्या हुआ कि एक जो आपके अफ़गानिस्तान का आतंकवादी ग्रुप है जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट खुरासान, ठीक है, लगातार चर्चा में आप सुन भी रहे होंगे, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान जो किस देश में सक्रिय है, तो अफ़गानिस्तान में सक्रिय है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है शिया समुदाय के लोग जो है अपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उस पर जो मस्जिद में एक आपके जो ह्यूमन बम बन के जाता है और उड़ा लेता है खुद को, और उसमें 80 लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है, 80 लोगों की मौत हो जाती है। जो आपके अफ़गानिस्तान में जो तालिबान सत्ता पर काबिज है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो आपके IS खुरासान और ISI जो आतंकवादी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि किस प्रकार से जो है इनसे टैकल करता है तालिबान, ठीक है। साथ में जो आपको पता है कि जो अफ़गानिस्तान है उसका आर्थिक स्थिति तो पहले से ही ठीक नहीं है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो अफ़गानिस्तान में सुन्नी का आबादी कितना है, तो सुन्नी का आबादी आपके 80% है। सुन्नी का आबादी आपके सऊदी अरब में भी है, जो आपके बहुमत में कौन है, सऊदी अरब में भी आपके सुन्नी है, जबकि शिया जो आपके बहुमत में कहाँ पर है, ईरान में, ठीक है, ईरान में। नोट कर लीजिएगा, ईरान और सऊदी अरब में हमेशा शिया सुन्नी में लड़ाई होता रहता है कि दुनिया का चौधरी, मैंने कि मुस्लिम जो जैसे कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड का चौधरी कौन बनना चाहता है। दुनिया का तो चौधरी आपके अमेरिका है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड का चौधरी कौन बनना चाहता है, तो सऊदी अरब और ईरान के बीच में लड़ाई चलते रहता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं पर CBI भी हल नहीं। तो जो आपकी इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पुलिस है जो लखीमपुर खीरी का घटना है उस तरीके से जांच कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे खुश नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निजी क्षेत्र के 31 विशेषज्ञ बने सरकार में अफसर, ठीक है, 31 विशेषज्ञ जो है सरकार में आपके अफसर बन गए। इसमें आपको याद रखना है कि सरकार जो है लिटरल एंट्री मतलब पीछे वाला गेट के माध्यम से जो है प्रशासन में एंट्री दी है इन 31 लोगों को, और इनका चयन किसके द्वारा किया गया है, तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इनका चयन किया गया है। इनका एग्ज़ाम हुआ नहीं, इनका एग्ज़ाम कुछ नहीं हुआ। ये जो आपके 31 लोग हैं इनको यह अलग अलग फील्ड में आपके विशेषज्ञ हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने जितना भी मान लीजिए कि अलग अलग फील्ड में काम किया था, तो अपने फील्ड में काम का जो भी इनके पास कुछ सबूत था उन्होंने जाके दिखाया UPSC के पास में, और वहाँ से इनका चयन हुआ है। और इन्हें कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है, तो संयुक्त सचिव का पोस्ट दिया गया है इनको, उप सचिव का पोस्ट दिया गया है, और भी इनको पोस्ट दिया गया है, ठीक है। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस बार कम निकलेगी पराली, ठीक है। इसका कम निकलने के पीछे कारण क्या है, तो पहला कारण है कि थर्मल पावर प्लांट में ईंधन बनेगी पराली से, ठीक है। पहले जो किसान थे उनको जला देते थे, लेकिन अब क्या है कि उस पराली को इस्तेमाल किया जाएगा थर्मल पावर प्लांट में ईंधन बनाने में, ठीक है। और दूसरा बड़ा कारण है कि ज़्यादा पराली पैदा करने वाले गैर बासमती किस्म के जो धान की बुआई थी उसमें 12% की कमी आ गई है। तो उससे क्या है कि जो आपके पराली है वो कम निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि पंजाब में करीब जो है 20 लाख टन पराली कम निकलने का अनुमान इस बार लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा पराली से होता क्या था, तो आपको बार बार बता चुके हैं कि जो दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था पराली के कारण, ठीक है, ठंडी के दिनों में। नेक्स्ट है कि जापान के प्रधानमंत्री ने मोदी से की फ़ोन से बातचीत।
तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है, तो फोमियो किशिदा, ठीक है। फोमियो किशिदा से फ़ोन पर बातचीत हुई है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो फोमियो किशिदा है, ठीक है। और जापान की राजधानी आपकी टोक्यो है, ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट है कि भारत और ब्रिटेन में यात्रा को सहज बनाने पर सहमति बन गई। तो कल का न्यूज़ में हम डिस्कशन कर चुके थे कि जो 10 दिन का क्वारंटीन था, कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक अगर ब्रिटेन में जाता है जो कोविशील्ड वैक्सीन लगवाए हुए है, तो उसे फिर भी ब्रिटेन में जो है 10 दिनों के लिए क्वारंटीन होना पड़ता। लेकिन सरकार ने, जो हमारे विदेश मंत्री थे उनके द्वारा बोल दिया गया, विदेश सचिव सांगला के द्वारा बोल दिया गया था कि अगर आप जो है इस तरीके से अगर हमारे जो कोविशील्ड वैक्सीन लगवा लिए हैं व्यक्ति अगर आपके यहाँ जाते हैं तो उनको आप 10 दिन क्वारंटीन कीजिएगा। तो आपके भी नागरिक अगर हमारे देश में आते हैं तो उनको भी हम 10 दिन के लिए क्या कर देंगे, क्वारंटीन कर देंगे। तो भारत सरकार ने इस नीति पर अमल भी कर लिया था। तो आनन फानन में जो है ब्रिटेन की सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया है, तो भारत सरकार भी इस नीति को वापस ले लेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि रोजगार मुहैया कराने में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका है। तो सही बात है कि भारत में जो है 50% से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कौन कराता है, तो कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराता है। ये किसके द्वारा बोला गया है, तो हरिवंश नारायण के द्वारा बोला गया है। हरिवंश नारायण कौन है, तो राज्यसभा के उपसभापति हैं। इनके द्वारा बोला गया है कि भारत में रिकॉर्ड जो है 30.8 करोड़ टन जो है खाद्यान्न की पैदावार हुई है। साथ में इनके द्वारा बोला गया कि सरकार जो है इस विपत्ति मेरे तरीके से बुरे समय में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत जो है 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में राशन दे रही है। 80 करोड़ लोगों को जो है सरकार जो है मुफ्त में राशन दे रही है, ठीक है। साथ में इनके द्वारा बताया गया, इसे नोट कर लीजिएगा, कि देश में जो है 86% जो किसान हैं आपके छोटे या लघु सीमांत, जो छोटे या सीमांत किसान हैं, ठीक है। 86% जो भारत में किसान हैं छोटे वे सीमांत किसान है, से नोट कर लीजिएगा। ये किसान जो है अपने जीवन यापन के लिए जो है खेती करते हैं और जिसमें कार्बन जो बहुत कम निकलता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपके भारत के किसान हैं जब खेती करते हैं तो कार्बन का बहुत कम इमिशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सभी रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक कप होंगे बंद, कुल्हड़ में मिलेगा चाय। कुल्हड़ क्या होता है, तो ये मिट्टी का, देखिए यहाँ मटका बना टाइप का होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कुल्हड़। उसके बाद नेक्स्ट है कि उड्डयन मंत्रालय आपात चिकित्सा सेवाओं के लिए 3 एक्सप्रेसवे खोलेगा। और कौन कौन एक्सप्रेसवे खोलेगा इसे नोट कर लीजिएगा, तो दिल्ली मुंबई, अम्बाला कोटपुतली और अम्बाला भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे से नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ में याद रखना है कि उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेना में जो है 72 महिलाओं के अस्थायी कमीशन का मामला सुलझाए सरकार। ये किसके द्वारा बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। उसके बाद है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को मिलेगा 10 अस्थायी न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि सस्ते कर्ज का दौर कुछ और माह, लगातार 8वें मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 4% पर रखा बरकरार। कोरोना काल में जो रियायतें दी गई थी आरबीआई के द्वारा उसे वापस लिए जाने का संकेत दिया गया है। साथ में 9.5% विकास दर का जो पूर्वानुमान था उसे बरकरार रखा है आरबीआई ने। साथ में जो महंगाई दर 5.7% पहले इसका अनुमान था, अभी से 5.3% कर दिया गया है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना कब की जाती है, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की जाती है। और कहाँ पर की जाती है, तो कोलकाता में की जाती है, कोलकाता में। राजधानी का परिवर्तन होता है 1937 में, जो है राजधानी आपकी कोलकाता से बम्बई लाई जाती है, ठीक है। जो आरबीआई इसका राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 1949 से पहले आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था, ठीक है, प्राइवेट बैंक था। उसके बाद नेक्स्ट है कि कई राज्यों में गहराया बिजली संकट। तो आपको बता चुके हैं कि भारत में कोयले की शॉर्टेज हो गई है, तो लाइन का समस्या है, पूरे जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर समस्या शुरू भी हो चुका है। पटना दिल्ली जैसे शहर में भी आपके लाइन का समस्या शुरू हो चुका है, ठीक है। तो करीब देखिए इस समस्या करीब 1 महीने तक चलेगा, जब तक कोयला की आपूर्ति जो है पूरी तरीके से ढंग से ना होना शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर विमानन में दोबारा आने के लिए जुटा था टाटा ग्रुप, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, हम सारा कुछ आपको समझा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पेट्रोल व डीजल के दाम में फिर बढ़ोतरी। तो आपको पहले बता चुके हैं कि पेट्रोल दाम का रेट बढ़ेगा, घटेगा नहीं, लगातार बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन तत्काल 5 लाख रुपये तक बेच सकेंगे, तो ये आरबीआई का नया नियम है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले 2 पत्रकार को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपको नोट कर लेना है, 2 पत्रकारों को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है और उनका नाम क्या है। तो एक का नाम है, आपको याद रखना है, दमित्री मोरातोव। ये हैं दमित्री मोरातोव, किस देश के हैं? रूस के पत्रकार हैं, ठीक है। और एक महिला है जिनका नाम है मारिया रेसा। ये किस देश के पत्रकार हैं? तो आपके फिलीपींस के पत्रकार हैं। और इनको किस लिए दिया गया? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए, ठीक है, जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसे आपको नोट कर लेना है, ये दोनों नाम जरूर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। और उसके बाद नीचे लिखा गया आंकड़े में नोबेल पुरस्कार 101 बार जो है अब तक नोबेल शांति पुरस्कार दिए गए हैं और 135 लोगों को अब तक जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 17 साल की कम उम्र में जो है मलाला यूसुफजई को जो है पुरस्कार मिला था। वे सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति हैं, ठीक है। और उसके बाद एक 87 साल की उम्र में जो है जोसेफ रोटवाल्ट, दोनों नाम नोट कर लीजिएगा, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र। तो सबसे जो अधिक उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया है जोसेफ रोटवाल्ट को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो सबसे अधिक उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। 17 बार महिलाओं को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इतना सारे पॉइंट को आपको नोट कर लेना, ठीक है। सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कि काबुल में रह रहे शरणार्थियों को वापस घर जाने का फरमान जारी किया गया है तालिबान के द्वारा, ठीक है। जब तालिबान का काबुल पर कंट्रोल नहीं हुआ था, लोग बचने के लिए जो है, उस समय जो काबुल पर कंट्रोल था आपके लोकतांत्रिक सरकार का, तो लोग तालिबान से बचने के लिए आपके काबुल आ गए थे, ठीक है। तो लगातार काबुल में बने हुए थे, लेकिन अब जो है अब पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल तालिबान का हो गया है। तो जो तालिबान की सरकार है उनके द्वारा बोला गया है कि जो भी व्यक्ति जहाँ से आए थे, जिनका जहाँ भी घर था, आप वापस चले जाइए अपने घर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर में अज्ञात वस्तु से टकराई अमेरिकी पनडुब्बी, चीन ने जताई चिंता, ठीक है। तो जो ये कहाँ पर प्रशांत महासागर में जो है अभी तक जो है अमेरिका को पता नहीं लग पाया कि जो इनका पनडुब्बी था किसी से टकराया था। इसमें करीब 10 से 12 जो सैनिक थे इनके घायल हो गए थे मामूली रूप से। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमेरिकी शहर में स्थापित होगा महात्मा गांधी की प्रतिमा। तो ये किस शहर में स्थापित होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका के मिसिसिपी प्रांत के जो है क्लार्क्सडेल शहर से नोट कर लीजिएगा। इस शहर में आपके महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और जो प्रतिमा किसके द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया है? तो मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा इसे तैयार किया गया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में नेक्स्ट है कि नेपाल में देवा ने किया मंत्रिमंडल विस्तार, 19 मंत्रियों ने ली शपथ। तो आपको याद रखना है नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? शेर बहादुर देवा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रिपोर्ट, गलत नीतियों की वजह से चीन में पैदा हुआ है बिजली संकट। तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक किसके द्वारा लगाया गया है? तो केएल राहुल के द्वारा लगाया गया है। कितने गेंदों में लगाया गया है? 14 गेंदों में से नोट कर लीजिएगा, बाकी आप नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि भारत खत्म कर सकता है पीसीबी का अस्तित्व, रमीज राजा, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी का मतलब होता है जो रजीम राजा हैं, ये पाकिस्तान के शायद पूर्व क्रिकेटर हैं। इनके द्वारा बोला गया है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो पीसीबी को ख़त्म कर सकते हैं। और इनके पीछे तर्क दिया गया इनके द्वारा कि जो आपके 90% पैसा आता है वो आईसीसी के द्वारा आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसे मिलता है। और वो पैसा कहाँ से आता है? तो भारत की कंपनियां हैं, जो हमारा बीसीसीआई है, बीसीसीआई के पैसा देती है आईसीसी को और आईसीसी पैसा देती है पाकिस्तान को। तो इनके द्वारा बोला गया कि भारत के प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो जो पैसा है वो रोक देंगे, तो आईसीसी हमें पैसा नहीं देगा, तो जो हमारा आपके पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो डूब जाएगा। तो देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जो क्या आपका नाम है रमीज राजा, आपको बता देते हैं आपकी सोच बहुत ही छोटी है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि छोटी सी रकम के लिए आपकी पूरी क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाए। भारत के प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, खैर आपके प्रधानमंत्री से हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं, ठीक है। छोटी मोटी काम नहीं करेंगे कि आतंकवादी को भी हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल देंगे कि हमारा देशभक्त है, ठीक है। तो ये सब फालतू बातें बोलना बंद कीजिए। जैसे कि पहली बार टेलीफोन के माध्यम से किया गया था दो तरफा संवाद, तो आज ही है जो पहली बार 2 तरफा संवाद किया गया था टेलीफोन पर। तो 1876 में आज ही बोस्टन में रह रहे टेलीफोन के आविष्कारक
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कैम्ब्रिज में अपने सहायक थॉमस अगस्टस वाटसन से टेलीफोन पर पहला दो तरफा संवाद किया था। 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल को अमेरिका में टेलीफोन की खोज का पेटेंट भी मिला था। उसके बाद नेक्स्ट है कि गूगल ने किया यूट्यूब को अधिग्रहण का ऐलान, तो आज ही के दिन किया था। 2006 में आज ही गूगल की ओर से जो है करीब 1.65 लाख करोड़ रुपये में यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की गई थी। 15 दिसंबर 2005 को जो है आधिकारिक रूप से ये लॉन्च किया गया था। यूट्यूब को जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो स्टीव चेन, नोट कर लीजिएगा, स्टीव चेन, चाड हरलेब और जावेद करीम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 3 व्यक्तियों के द्वारा जो है यूट्यूब को बनाया गया था, जिस पर आप लोग वीडियो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्राकृतिक से जुड़ी गतिविधियों मस्तिष्क के लिए अच्छी, तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में कल हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि बढ़ता है वायु प्रदूषण तो परीक्षा में घटते हैं अंक। ये शोध में पता चला है, ब्राज़ील के 2 शहरों में शोध किया गया और उसमें पाया गया कि अगर प्रदूषण जहाँ ज़्यादा है दोनों शहरों में, तो उस शहर में जो है बच्चे की जो परीक्षा में अंक लगातार घट रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपको पता है कि प्रदूषण के कारण जो बच्चे हैं लगातार तनाव में चले जाते हैं और उनके जो सोचने की क्षमता है थोड़ी कम हो जाती है प्रदूषण के कारण। ठीक है, अगर आप लगातार तनाव में रहिएगा तो आप कोई चीज़ नया सोच पाइएगा, नहीं सोच पाइएगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि परीक्षा में अंक कम हो जाते हैं। उसके बाद जिस न्यूज़ को कवर नहीं किया है दैनिक जागरण, उसे हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है उत्तराखंड में अजय बारियर अभ्यास की शुरुआत हुई। तो आपको इसमें सिर्फ 2 चीज़ याद रखना है कि अजय बारियर जो अभ्यास है किन 2 देशों के बीच में होता है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है, भारत और यूके के बीच में होता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो उत्तराखंड के चौबटिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कौन सा संस्करण है, तो 6ठा संस्करण है। ठीक है, 6ठा संस्करण है, बाकी आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 99वें स्थान पर है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 90वां स्थान मिला है। ठीक है, 90वां स्थान मिला है। ये क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि इस पासपोर्ट के लेके जो आप कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं, उस प्रकार से जो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होता है वो आपके उसकी रैंक जारी की जाती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि विश्व के सबसे अधिक जो है यात्रा अनुकूल पासपोर्टों को जो है सूचीबद्ध करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत की जो स्थान है 90वां है। इसमें पहला स्थान किसे मिला है, तो इसमें जो पहला स्थान मिला है जापान को और सिंगापुर को। ठीक है, तो मतलब कि अगर जापान के पास पासपोर्ट आपके पास है, सिंगापुर का है, तो आप अधिक से अधिक देश जो है ट्रैवल कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, और उसके बाद इसमें भारत को कौन सा स्थान आया था 2020 में, तो 84वां स्थान था, जबकि 2021 में भारत को स्थान 90वां मिला है। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि UAE यूनाइटेड अरब अमीरात ने शुरू की 2050 तक जो है नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की क्षमता। इसे आगे पढ़ लीजिए कि संयुक्त अरब अमीरात ने जो है 7 अक्टूबर 2021 को जो है 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने की घोषणा की है। और इसमें कितना निवेश करने की बात की है, तो इनके द्वारा जो है 600 बिलियन दिरहम मतलब कि 163 बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की गई है। और UAE जो है जलवायु प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए एक ठोस पहल शुरू करने वाला मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार लॉन्च करेगी मिशन कवच कुंडल। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र सरकार लॉन्च करेगी मिशन कवच कुंडल। क्या है, इसे पढ़ लीजिए। 14 अक्टूबर 2021 तक जो है 8 से 14 अक्टूबर 2021 तक जो है कोविड-19 के खिलाफ जो है एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, तो क्या है मिशन कवच कुंडल, क्या है, एक विशेष टीका अभियान है कोविड-19 के खिलाफ। ठीक है, इसे आप लोग आगे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि HAL ने इसरो को दिया सबसे भारी सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक बना के। तो इसमें आपको याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि किसके द्वारा जो है इसरो को सबसे भारी सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक बना के दिया गया है, तो HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बना के दिया गया है। तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। जो इसरो है, इसरो अपना रॉकेट प्रक्षेपण कहाँ से करता है, तो आपको याद रखना है इसरो जो अपना रॉकेट प्रक्षेपण कहाँ से करता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। आपको याद रखना है कि पुलिकट झील जो है, पुलिकट जो झील है तमिलनाडु और
आंध्र प्रदेश के सीमा पर है, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है, खारे पानी का झील है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो के सिवन है। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फोर्ब्स ने जारी की सबसे अमीर की 40वीं वार्षिक फोर्ब्स 400 की रैंकिंग, इसे पढ़ लीजिए। फोर्ब्स ने अमेरिका के सबसे धनी लोगों की निश्चित रैंकिंग अपनी 40वीं वार्षिक फोर्ब्स 400 सूची जारी कर दी है। इसमें सबसे अमीर कौन है, तो फोर्ब्स 400 की कुल संपत्ति रिकॉर्ड तोड़ 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इसमें जो है अमेजोन के पूर्व जो सीईओ हैं, अमेजोन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस जो है 201 अरब डॉलर संपत्ति के साथ लगातार जो है चौथे स्थान पर आपके शीर्ष पर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। और दूसरे पर कौन है, टेस्ला और स्पेस एक्स के एलोन मस्क के दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर आपके फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं, अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति में। उसके बाद नेक्स्ट है कि 18 अक्टूबर को रिलीज होगा रजनीश कुमार की किताब। उस किताब का नाम क्या है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट किसकी बुक है, तो रजनीश कुमार की बुक है, ठीक है। रजनीश कुमार की बुक है। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पीएनबी ने केंद्र के ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के लिए 6S अभियान शुरू किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस बैंक के द्वारा जो है अपने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के लिए जो है 6S अभियान शुरू किया गया। 6S क्या होता है, यहाँ पर देखने नीचे लिखा गया है। 6S अभियान की जो योजना होती है उसका मतलब होता है स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच में सुधार करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की लड़की ने जीता यूके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पॉइंट्स ऑफ लाइट्स पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है, बोरिस, ऐसे पूछा जाएगा कि बोरिस जॉनसन का पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है। तो भारतीय मूल के एक लड़की हैं जिनका नाम क्या है, इनका नाम है कि भारतीय मूल की लड़की अलीसा गढ़िया के द्वारा जो है 7 अक्टूबर 2021 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पॉइंट्स ऑफ लाइट्स पुरस्कार जीता गया। इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत क्रोएशिया ने चिकित्सा में अकादमिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने जो है किस देश के साथ में चिकित्सा में अकादमिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो क्रोएशिया के साथ में, ठीक है। बाकी कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्रोएशिया के साथ में, ठीक है। क्रोएशिया का मैप हम लोग लास्ट में कोशिश करेंगे कि देख लेंगे क्रोएशिया कहाँ पर आपके स्थित है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अदानी ग्रुप को सौंपा गया गुवाहाटी हवाई अड्डे का संचालन। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो अडानी ग्रुप है वो लगातार जो आपके भारत की जो बहुत सी आपके हवाई अड्डे हैं उसका संचालन करता जा रहा है, ठीक है। तो उसी क्रम में जो है गुवाहाटी में लोकप्रिय आपके जो है गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो परिचालन अब कौन करेगा, तो अडानी ग्रुप करेगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कौन सा राज्य जो है अपने सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा, तो महाराष्ट्र स्थापित करेगा, ठीक है, महाराष्ट्र स्थापित करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रकृति और लोगों के उच्च महत्वाकांक्षा गठन में शामिल हुआ भारत। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको सिर्फ पढ़ने के लिए हम यहाँ पर दे दिए हैं कि ताकि आपको कुछ छूटे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सरकार ने जो है धूल नियंत्रण मापदंडों के उल्लंघन के लिए लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो पर जो है जुर्माना लगाया है। तो कितना जुर्माना लगाया है, तो 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सरकार ने जो है धूल नियंत्रण मापदंडों के उल्लंघन के लिए जो है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया है, तो 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, ठीक। नेक्स्ट न्यूज है लोटस पेटल फाउंडेशन, आगे पढ़ लीजिए इसमें कि गुरुग्राम के एनजीओ ने जीता सामाजिक प्रभाव के लिए प्रतिष्ठित महात्मा पुरस्कार। तो किसके द्वारा जीता गया है, तो लोटस पेटल फाउंडेशन को जो है सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। एनजीओ मतलब होता है गैर सरकारी संगठन को शहर के अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, पोषण में योगदान के लिए आपकी दी गई है, ठीक है।
उसके बाद है कि यह पुरस्कार जो है नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्रिकेटर ऋषभ पंत ने किया भारतीय फर्म रारियो के साथ में एनईएफटी समझौता। तो एनईएफटी क्या होता है? क्रिकेट नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रिकेटर जो ऋषभ पंत ने भारतीय फर्म रारियो के साथ जो है क्रिकेट नॉन फंजिबल टोकन समझौता किया है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी कंट्री चर्चा में आया उसके मैप देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो चर्चा में आया जापान आया, यहाँ पर देखिए ये जापान है। उसके बाद क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 नंबर में ये आपकी क्रोएशिया। ठीक है, यहाँ पर ये मैप बड़ा होने के कारण सब चीज़ यहाँ पर लिखा नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि अगर स्पेशल हम यूरोप का मैप देखेंगे तभी आपको क्रोएशिया यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो आप लोग समझ लीजिए क्रोएशिया कहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं। ऐसे आप टेलीग्राम पर आपको हम इसका मैप दे देंगे क्रोएशिया का। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आप लोग क्रोएशिया का मैप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चर्चा में कौन आता है? तो यूएई चर्चा में आता है। ठीक है, यूएई। तो यहाँ पर देखिए ये आपके यूएई आपको हमेशा हम दिखाते हैं। ये ओमान है, ये आपके यमन है। ठीक है, उसके बाद ये आपके सऊदी अरब है, और ये आपकी पाकिस्तान है, ये इधर आपके अफ़गानिस्तान है, ये आपके ईरान है, ये आपके इराक है। ठीक है, ये आपके टर्की है, ये आपके तुर्कमेनिस्तान है, ये आपके उज़्बेकिस्तान है। ठीक है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए भारत में, देखिए नेपाल में चर्चा में आया था। तो नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है भारत के? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पास दर्रा देखेंगे। ठीक है, ये आपके तवांग है, ये चर्चा में आया था। देख लीजिए तवांग कहाँ पर? ये पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये कोना में आपके तवांग है, इधर आपके भूटान है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दर्रा के इंपॉर्टेंट दर्रा के बारे में। तो सबसे पहले देखिए काराकोरम दर्रा, ये कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। उसके बाद जो जिला दर्रा, ये भी आपके लद्दाख में है। और उसके बाद आपको याद रखना है खारदुंगला। ये 3 दर्रा के बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है पीर पंजाल, और उसके बाद बनिहाल दर्रा। ये 2 दर्रा के बारे में आपको याद रखना है, जो आपके जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है सिपकिला दर्रा। ठीक है, सिपकिला दर्रा ये आपके कहाँ पर है? तो जो सिपकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो बड़ा लाचा दर्रा है ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो जो सिपकिला जो दर्रा से कौन सी नदी आपके भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ देखिए नाथुला दर्रा, जो नाथुला दर्रा है ये आपके है भारत और चाइना के बीच में है, भारत और तिब्बत के बीच में है नाथुला दर्रा। जलेपला दर्रा आपके भारत और भूटान के बीच में है। ठीक है, और जो ये दोनों दर्रा किस राज्य में है? तो आपके सिक्किम राज्य में। नोट कर लीजिएगा, सिक्किम राज्य में है। साथ में यहाँ पर देखिए जो छूट गया है माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेख दर्रा, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, लिपू लेख लगातार चर्चा में ही आपके बना हुआ था। उसके बाद है बुमला दर्रा कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है यांगयाप दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। जो आपके ये ब्रह्मपुत्रा नदी है जो यांगयाप दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है तीजू दर्रा है, ये कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नीचे आइए, नीचे में आप देखिए थाल घाट दर्रा, जो थाल घाट है मुंबई से किसे जोड़ता है? तो आपको याद रखना है जो थाल घाट दर्रा है मुंबई से नागपुर को जोड़ता है, जबकि जो भोर घाट दर्रा है मुंबई से पुणे को जोड़ता है। उसके बाद देखिए पाल घाट दर्रा है, जो पाल घाट दर्रा आपके केरल में स्थित है। और जो पाल घाट दर्रा है किसे जोड़ता है? तो आपको याद रखना है जो पाल घाट दर्रा है कालीकट को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, कालीकट से यहाँ कोयम्बटूर को जोड़ता है। ठीक है, कोयम्बटूर को जोड़ता है। और जो पाल घाट और भोर घाट दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर आप इस मैप में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे दर्रों के यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सिपकिला दर्रा देखिए यहाँ पर दिखा दिया, इसमें लद्दाख में ये गलत दिखा दिया, लगता है गलत दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देख लीजिएगा आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मरुस्थल के बारे में। ठीक है, मरुस्थल के बारे में उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो देखिए आप नॉर्थ अमेरिका में, तो आपके है आर्टिक जो डेजर्ट है ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद है ग्रेट बेसिन, ये आपके जो ग्रेट बेसिन है आपके यूएसए में। और जबकि मोजेब है ये किस देश में है? तो ये भी आपके यूएसए में है। जो मरुस्थल है मोजेब मरुस्थल ये कहाँ पर है? ये भी आपके यूएसए में। उसके बाद है कि सोनेरन और चिहुआहुआ, ये आपके जो मरुस्थल कहाँ पर है? तो सोनेरन और चिहुआहुआ जो मरुस्थल है ये आपके अमेरिका और
मैक्सिको में, ठीक है, अमेरिका और मैक्सिको में, से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अटकामा, जो अटकामा जो मरुस्थल है ये कहाँ पर है, तो आपके पेरू, और ऊपर में देखिए पेरू है, ठीक है, और नीचे में आपके चिली है। तो जो अटकामा मरुस्थल है पेरू और चिली में, ठीक है। उसके बाद ऊपर में देखिए एक मरुस्थल है सेचुरा मरुस्थल। जो सेचुरा मरुस्थल किस देश में है, तो आपको याद रखना है ये आपके पेरू में, ठीक है, पेरू में है सेचुरा मरुस्थल। उसके बाद आपको याद रखना है कि पैटागोनिया का मरुस्थल, जो पैटागोनिया का मरुस्थल है ये कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना और चिली में है, ठीक है, अर्जेंटीना और चिली में इसका विस्तार ऐसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप आइए यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल, जो कालाहारी मरुस्थल ये आपके अफ्रीका में है। उसके बाद जो नामीबिया मरुस्थल है, एक नामीबिया देश है, तो नामीबिया में विस्तार है नामीबिया मरुस्थल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए नूबियन डेजर्ट है, जो न्यूबियन मरुस्थल है इसका विस्तार किन किन देशों में है, तो सूडान और इरिट्रिया में जो है नूबियन मरुस्थल का विस्तार है। जो आपके कालाहारी मरुस्थल है इसका आप लोग विस्तार बताइएगा किन किन देशों में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सहारा मरुस्थल, जो है सहारा मरुस्थल है अफ्रीका के उत्तर में है। तो सहारा मरुस्थल किन किन देशों में, इसे भी आप लोग गूगल कीजिएगा, ठीक है, सभी लोग इसको गूगल करना आप सभी लोगों को। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये अरेबियन मरुस्थल है, जो अरेबियन मरुस्थल है इसका विस्तार है सऊदी, यहाँ पर देख ले सऊदी अरब से लेकर पूरा जो आपके मेडिटेरियन तक सी है वहाँ तक इसका विस्तार है अरेबियन मरुस्थल का। तो किन किन देशों में आएगा, तो इसका देखिए पूरा एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं कौन कौन से देशों में आएगा, लेकिन आपको बता दें सऊदी अरब में आएगा, यूएई में आएगा, ओमान में आएगा, यमन में आएगा आपके। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपके जो इजराइल में आएगा, और जो फ़िलिस्तीन में आएगा, ठीक है, फ़िलिस्तीन में आएगा, और सीरिया में आएगा, और कुछ लगता है यहाँ पर आपकी ये इराक में भी आएगा, ठीक है, कुछ इराक में भी आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए थार का जो मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल है इसका विस्तार किन किन देशों में, तो भारत और पाकिस्तान में थार का मरुस्थल का विस्तार है। जो गोबी मरुस्थल है, देखिए यहाँ पर गोबी मरुस्थल, जो गोबी मरुस्थल का विस्तार किन दो देशों में है, तो मंगोलिया और चाइना के बीच में जो है गोबी मरुस्थल। जो तकला मकान मरुस्थल, इसे याद रखिएगा, ये चाइना में, कहाँ पर है, चाइना में है। साथ में आपको याद रखना है कि ईरान में 2 गो आपके मरुस्थल हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा। एक का नाम है दस्त ए लूट, और दूसरा का नाम है दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट, और एक का नाम है दस्त ए कबीर, ठीक है, दस्त ए कबीर, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से आपके मरुस्थल हैं, तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, उसके बाद है तनामी मरुस्थल, उसके बाद है सिम्पसोन मरुस्थल, ठीक है, सिम्पसोन मरुस्थल। तो इतना मरुस्थल के बारे में आपको याद रखना है, इतना ही मरुस्थल सबके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर और भी जो भी अगर मरुस्थल बच जाता है, जो भी दर्रे बच जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे इसे हम इंप्रूव करते चले जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग का ये पहला क्लास था, तो इसमें थोड़ा सा आपको कमी महसूस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम धीरे धीरे आपको, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो इसे हम बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।